नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है और वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री सबसे पहले वोट डालने गए। हालांकि देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको जीत मिलेगी। लेकिन ये भय है, क्योंकि यहाँ व्हिप जारी नहीं होता, तो ये भय है कि कहीं कुछ खेला न हो जाए। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने पिछले 11 सालों में शासन चलाया है, सारा कंट्रोल अपने पास रखा है। अब जब 2024 के चुनाव में उनको कम सीटें मिली, बहुमत नहीं मिला, उनका जो ऑरा था वो कम होता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि संभव है कि उनकी पार्टी के भी कुछ सांसद जो बाहर से आए हैं और दूसरी पार्टियों के सांसद भी इधर से उधर हो सकते हैं, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अब ये देखिए कि है कुल अभी 10 बजे शुरू हुआ है और शाम 5 बजे तक कुल 781 सांसद वोट डालेंगे और वोटों की गिनती 6 बजे शुरू होगी और परिणाम आज ही घोषित हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि इसमें जो केसीआर की पार्टी है, बीआरएस, जो तेलंगाना की पार्टी है के चंद्रशेखर राव की, और उड़ीसा के जो पूर्व सीएम हैं नवीन पटनायक, बीजेडी उनकी पार्टी का नाम है, वो दोनों जो है उन्होंने कहा है कि हम उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी तरफ नहीं, हम वोट नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए कि राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं, तो 11 वोट का सवाल है। लेकिन आखिरी समय में कुछ भी हो सकता है। फिर देखिए कि जो शिरोमणि अकाली दल है उसके 1 सांसद हैं और उन्होंने भी कहा है कि हम वोट नहीं डालेंगे, चूंकि हमारे पंजाब में बाढ़ है। हालांकि बाढ़ के मद्देनजर अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पंजाब, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब हम बड़ी गहरे संकट में थे तो प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया, और जिस मुसलमानों के खिलाफ पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी आरएसएस अभियान चलाए हुए, उन्हीं मुसलमानों ने सबसे ज्यादा पंजाब में साथ दिया। हर तरीके से पैसे दिए, संसाधन दिए, अनाज दिए, मस्जिदों में शेल्टर दिए, तमाम किए। लेकिन प्रधानमंत्री को अब समझ में आ रहा है कि उनको वहां जाना चाहिए, जबकि बाढ़ का पानी काफी उतर रहा है। बारिश नहीं हुई अभी 2-3 दिनों से। उनके अलावा जो है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है, उसने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो है सुदर्शन रेड्डी, उनका समर्थन करेंगे। लेकिन YSRCP, जो जगन मोहन रेड्डी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके 11 सांसद हैं और उन्होंने कहा है कि हम एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे। अब देखिए कि हालांकि बी सुदर्शन रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश से ही आते हैं। पहले कयास लगाया गया कि चूंकि आंध्र प्रदेश से आते हैं इसलिए YSRCP और नायडू, तेलुगु देशम, दोनों जो है अपने प्रदेश के नाम पर बी सुदर्शन रेड्डी के साथ जाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि उनके साथ वो नहीं है, क्योंकि वहां का जो समीकरण है, स्थानीय समीकरण, वो कांग्रेस के विरोध बना है। कल सुनील जी इस पर बात भी कर रहे थे कि कांग्रेस से दोनों पार्टियों को, तेलुगु देशम को भी और YSRCP को भी समस्या है। कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो उससे इनके वोट कम होने की आशंका है, इनकी सीटें घटने की आशंका है, इनके अस्तित्व पे संकट की आशंका है। इसलिए ये जो है कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। अब ये माना जा रहा है कि सभी सांसद जो है, अगर जो भी गुट है, इंडिया गठबंधन एक है और एक है एनडीए, अगर पार्टी लाइन पे सब वोट करते हैं तो एनडीए के जो उम्मीदवार है राधा कृष्णन, उनको 422 वोट मिलेंगे
और विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनको 319 वोट मिलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। आपको ये भी थोड़ा समीकरण समझा दें याद रखने के लिए, क्योंकि आजकल बच्चे भी पूछते रहते हैं कि पापा वहाँ क्या है। मेरा बेटा तो पूछते रहता है, क्योंकि वो पढ़ रहा है पॉलिटिकल साइंस, जानना जरूरी है। ऐसे भी हमें हमारे देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि कुल जो है 543 सीट है लोकसभा में, एक सीट खाली है। 542 सीट है वहाँ, फिलहाल 542 सांसद है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं, 6 सीटें खाली हैं, 239 सीट, यानी 239 सांसद राज्यसभा के हैं। और कुल सांसद मिला दिए अगर तो हो जाते हैं 781। बहुमत 391 में है। अब देखिए, बीजेपी के पास जो है लोकसभा में 240 सांसद हैं, राज्यसभा में 102 सांसद, सबसे ज्यादा सांसद इनके पास। तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू, जिस पर सारा सबसे ज्यादा निगाह है। तेलुगु देशम क्या करती है, जनता दल यू क्या करती है, वाईएसआर क्या करती है, बीजेटी क्या करती है। वाईएसआर बीजेटी का हमने बताया कि दोनों ने कहा कि हम, ये खास करके बीजेटी ने कहा हम कहीं नहीं है, वाईएसआर ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, हम एनडीए के साथ है। तेलुगु देशम ने भी कहा है एनडीए के साथ है, और जनता दल यू ने भी कहा है एनडीए के साथ है। अब ये भी देखिए किया है कि जो पोलिंग एजेंट बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन की तरफ से, तो राम मोहन नायडू और संजय कुमार झा को उन्होंने पोलिंग एजेंट बनाया है। अब राम मोहन नायडू जो है वो तेलुगु देशम से है, और संजय कुमार झा जो है जनता दल यू से है। तो दोनों जो बीजेपी से अलग है, उन्हीं को पोलिंग एजेंट बना दिया गया। हालांकि विप इसमें लागू नहीं होता है, इसलिए क्या होगा वो अपने आप में समझने वाली बात है। अब इसमें देखिए क्या है कि दोनों गठबंधनों ने अपने सांसदों को चुनाव में वोट डालने की ट्रेनिंग दी कि कैसे वोट डाला जाए। कई नए सांसद होते हैं, उनको पता नहीं होता है। एनडीए ने 7 और 8 सितंबर और इंडिया ने 8 सितंबर को वर्कशॉप की। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिया गया पेन इस्तेमाल करने, सबके लिए अलग अलग पेन है, एक पेन से नहीं निशान लगाते हैं। और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी दी गई। हम लोग भी जब वोट देने जाते हैं तो वहां पे बताते हैं, जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ जो साथी होते हैं उनके, वो हमको बताते हैं कि आप ऐसे वोट डालिएगा, मोड़ मार करके देते भी हैं। जब बैलेट पेपर पर पड़ा करता था, तो अभी तो हम देते हैं बटन दबाते, लेकिन बटन दबाना भी वो बताते हैं कि यहाँ पे देखिए ये है, और उसके बाद आप वहाँ जाइएगा, वहाँ बटन है, और बटन दबाएंगे, जब पी की आवाज आएगी, राइट साइड जो आपके रखा है बॉक्स, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा किसको आपने वोट दिया 7 सेकंड के लिए, और उसके बाद वोट आपका दर्ज हो जाएगा। पी आवाज आई यानी वोट दर्ज हो गया। नाम के सामने बटन है, वो बटन दबाना, ये सब बता देते हैं हम लोगों को भी वोट देते समय। फिर भी लोग गड़बड़ करते हैं, यहाँ भी गड़बड़ कर देते हैं देखिए। और इसमें हर सांसद को विशेष पेन से बैलेट पर पहली वरीयता दर्ज करनी होगी कि आप किसके समर्थन में हैं। सबसे पहले ये दर्ज करना होगा। और उसमें क्या होता था कि 2-3 जब होते थे कैंडिडेट तो इसका महत्व हो जाता था। अभी तो एक ही 2 ही कैंडिडेट है, इधर और इधर, तो एक ही जिसको डाल दिया वो डाल दिया। तो ऐसा न करने पर वोट अमान्य होगा। तो दोनों को आपको मतलब वोट डालना है, लेकिन पहली वरीयता कौन है, वो है हर वोट का मूल्य एक समान होगा। 2017 में 11 और 2022 में 15 वोट अमान्य हुए थे। अब देखिए इतनी ट्रेनिंग के बाद भी जो है वोट गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि सांसद महोदय भी हैं, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत जानकारी उस तरह से नहीं होती है, और गड़बड़ी कर जाते हैं। कई दफा पहली बार वोट दे रहे होते हैं तो घबरा भी जाते हैं, कई बार जानबूझ करके करते हैं कि वोट अमान्य हो जाए, ताकि ये ना कर सके कि आपने इधर दिया कि उधर दिया, अरे यार गड़बड़ हो गया, ये भी कर देते हैं लोग। तो खेल यहाँ भी होगा, ऐसी उम्मीद या कहिए आशंका या कहिए भय है। और ये भय इसलिए भी है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से 11 साल से शासन चलाया, और एक मोदी, एक अकेला सब पर भारी, और मोदी जी के बिहाफ में या मोदी जी की तरफ से अमित शाह जी ने जिस तरह से चाहा उस तरह से चलाया। जिसको डांटने का मन किया डांट दिया, जिसको उठा करके भगाने का मन किया भगा दिया, जिसको बिठाने का मन किया बिठा दिया। ईडी सीबीआई सबको आपके कंट्रोल में रखा, और सबने खेल किया। आपको पता है कि अपने सांसद हों, अपने विधायक हों, अपनी पार्टी के नेता हों, दूसरी पार्टी के नेता हों, सबके साथ जहां उनको लगा भय कि गड़बड़ी कर सकता है,
वहां उन्होंने अपना खेल किया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है एक वीडियो, जिसमें नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी 3.5 लाख वोट काट दिए गए। राहुल गांधी जो कहते हैं कि हमारे यहाँ कई जगह वोट कटे, कई जगह वोट बढ़े, तो नितिन गडकरी ने भी कहा था कि 3.5 लाख के करीब वोट काटे गए थे हमारे यहाँ। और जाहिर है नितिन गडकरी को लोग पसंद नहीं करते हैं। ये जो कुनबा है गुजरात का, एक मैं और देख रहा था, शिवसेना के एक नेता है, नागपुर से है, उन्होंने एक, हमारे मित्र का एक चैनल है फोर्थ स्टेट, उस पर जो है वो रविंद्र सिंह शिवरान रात में हमारे साथ थे भी, उनके चैनल पे वो बता रहे थे कि जो नितिन गडकरी है उन्होंने उनको बताया कि ये अडवाणी जी बहुत परेशान है, उनसे एक बार मिलने गए तो वो रोए और माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हमने नरेंद्र मोदी अमित शाह को पहचाना नहीं और हमने ब्लंडर कर दिया। लेकिन सवाल उठता, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कहावत है ना, आपने सुनी हो। तो अब तो हर चीज जब नरेंद्र मोदी के पास चली गई, अमित शाह जी के पास चली गई पूरा तंत्र, तो जाहिर है इससे बीजेपी के लोग परेशान हैं। और अब इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को तनाव हो रहा है या अमित शाह जी को तनाव हो रहा है कि धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। आप याद कीजिए, पहले आते थे मोदी मोदी मोदी, संसद में भी होता था, विदेश जाते थे वहां भी मोदी मोदी के नारे लगते थे, और मीडिया में आता था कि डंका बज रहा और फलाना हो रहा ढिमकाना हो रहा। अब वो नहीं आ रहा है। देखिए संबिल आलम जी कह रहे हैं बहुत भारी अंतर से राधे कृष्ण की हाथ है। अब ये पता नहीं इनको स्पेशल जानकारी मिली होगी। संबिल आलम जी, हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि बहुत भारी पैमाने पे जो है वो हार जीत का ये हो रहा है। तो अब एक और बात की जा रही है कि धनखड़ जी को जिस तरह से हटाया गया, कल भी इस पर हमने चर्चा की थी कि धनखड़ जी को हटाया गया और धनखड़ जी चुनाव के बाद कुछ बोलेंगे या धनखड़ जी गाया था, ये भी खबर आई थी कि धनखड़ जी पता नहीं कहाँ गायब है। ये जो जसलीन जी नमस्कार, आपका स्वागत है। सुरेंद्र तंवर जी बोल रहे हैं नागवंशी बहुत हमेशा से बड़े लड़ाका रहे हैं वर्मा जी, कहीं और बात कर रहे हैं। खैर, तो सिब्बल साहब ने एक प्रेस को बात करते हुए कहा था, मीडिया से बात करते हुए, कि धनखड़ साहब कहाँ है पता नहीं, लापता लेडीज तो होता है, लापता उपराष्ट्रपति है, ये गड़बड़ है। और धनखड़ साहब का इस्तीफा अचानक हुआ। धनखड़ साहब ने एक शाम पहले ही बोला था कि हम जो है तब तक तो है ही जब तक हमारा कार्यकाल है, कोई दैवीय संकट आ जाए तो बात अलग है। तो दैवीय संकट तो नहीं आया, राजनीतिक संकट आ गया और उनको अचानक कहा गया कि आपको इस्तीफा देना है, और इस्तीफा अगर नहीं देंगे तो आपके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। विपक्ष ने भी उनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही थी, हालांकि बाद में वो रुक गया, लेकिन सत्ता पक्ष जब लेके आएगा महाभियोग तो जाहिर है वो लागू हो जाता। और इतिहास में अपना नाम खराब नहीं करना चाह रहे थे उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ साहब। और ये भी है कि जगदीप धनखड़ साहब के पास जो है बीजेपी से लड़ने का हौसला या हिम्मत या वो जमीन कहाँ से आती, क्योंकि जो राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने थे धनखड़ साहब, या इसके पहले राज्यपाल बने थे धनखड़ साहब, वो तो बीजेपी की कृपा से बने थे, वो नरेंद्र मोदी की कृपा से बने थे, नहीं तो वो तो बीजेपी के आरएसएस के आदमी थे नहीं। इसलिए उन्होंने कहा भी था एक बार कि हम एकलव्य हैं आरएसएस के, और कहा जाता है कि वो आरएसएस के कम करीब होने का लगातार प्रयास कर रहे थे, संसद में भी आरएसएस की तारीफ कर रहे थे, लेकिन आरएसएस ने जो है उनको, उनका पक्ष नहीं लिया, उनको घास नहीं डाली, उनके उनको सपोर्ट नहीं किया। कि आरएसएस भी जानता है कि सत्ता में अभी नरेंद्र मोदी, अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाएंगे तो पता नहीं किस 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 की कटनी छटनी हो जाएगी। डर सबको लगता है सत्ता से, लगना भी चाहिए। और अगर आपको सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष करना है कि सत्ता हमारी मुट्ठी में आज नहीं तो कल तो आएगी या रहनी चाहिए, तो फिर सत्ता से टकराते नहीं। अब नेपाल में देखिए, नेपाल में लोग टकरा रहे हैं और सारे यूथ कहते हैं कि 18 साल से ऊपर के और 30 साल के नीचे जो लड़के हैं वो सारे सड़क पर आ कर गए, और कहा कि खास करके सोशल मीडिया जो बैन किया गया उसको लेकर के उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया।
आंदोलन ये हुआ कि संसद में घुस गए, कब्जा कर लिया संसद पर। फाइनली सेना को दखल देना पड़ा और सेना ने गोलियां चलाई, उसमें 20 से ज्यादा युवा लड़के मारे गए। ये दुखद है। गोली चलाने की नौबत आ जाई, इसका मतलब है कि सरकार फेल हो गई, प्रशासन फेल हो गया। वरना वो नागरिक है, उनके वोट से आप सत्ता में आते हैं, उनकी मेहनत, उनके टैक्स से, पैसे से आपकी सैलरी बनती है, और आप उनको गोली मार देते हो। किस लिए? क्योंकि आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब प्रदर्शन हिंसक क्यों हो जाता है? प्रदर्शन हिंसक ये इसलिए होता है कि आप कान में जो है ना ठेठी डाल देते हैं, हमारे यहाँ टेठी बोलते हैं, सुनाई न पड़े। हम अब आज देखिए ना, देश में बेरोजगारी के लिए हंगामा मचा हुआ, अपने देश में लोग बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए भाग रहे हैं, लेकिन उनको लाठियां पड़ रही। पंडितों को, पुजारियों को सरकारी नौकरी मिल रही है कि आपकी आमदनी फिक्स है, ये लीजिए इतनी सैलरी, टीए, डीए, सीए, बीए, पीए सब मिलेगा। और जो लड़के हैं जिनको नौकरी चाहिए, उनको डंडे मिल रहे हैं, उनको धक्के मिल रहे हैं, उनको तरह तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही। तो कल जो वो उग्र हो जाएंगे, हालांकि हम सारे युवाओं से कहेंगे कि उग्रता से काम नहीं लेना हो। हम गांधी के देश के लोग हैं और हमने लंबी लड़ाई लड़ी आजादी की। और कल मैं एक जगह पढ़ रहा था कि भगत सिंह ने भी आखिर यही कहा था कि गांधी का रास्ता ही सही है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जो सरकार में बैठे लोग हैं वो अराजक न हो जाए, वो अपनी मनमानी न करे, गुंडागर्दी न करे, अपने आप को भगवान न समझ ले, तानाशाह न बन जाए, और आम आदमी का ख्याल करे, कमजोर व्यक्ति का ख्याल करे। और अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो कम से कम ठीक से संवाद कीजिए, उनको बताइए क्या प्रॉब्लम। लेकिन दुख की बात यह है कि झूठ बोलते हैं, हर जगह झूठ बोलते हैं। पेपर लीक होता नहीं है, पेपर लीक कराया जाता है। पेपर लीक होता है, उसमें झूठ बोलते हैं, उसमें बेईमानी करते हैं, उसमें झूठ बोलते हैं। 50-50, 60-60, 80-80, 100-100, 200-200, 400 किलोमीटर दूर परीक्षा के लिए भेज देते हैं। ये बदमाशी है, गुंडागर्दी। आप जिला में रखिए ना, क्या दिक्कत है? लोग, आपको पता है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत है, ज्यादातर गरीब लड़के हैं जो छोटी छोटी नौकरियों के लिए दौड़ लगाते रहते हैं। और उनको अगर आप, बिहार का आदमी जम्मू कश्मीर एग्जाम देने जाएगा तो ये तो गुंडागर्दी है, सरकार की बदमाशी। जो एग्जाम ले रहा है वो मूर्खता कर रहा है, या मूर्खता नहीं करे, धृष्टता कर रहा है, गुंडाई कर रहा है। इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन सब अपनी अपनी मर्यादाओं से बंधे हैं, और जो गुंडे हैं उनके पास कोई मर्यादा नहीं। और ये सारी चीजें जो है हमारे देश को हिम्मत रही है परेशान कर। उपराष्ट्रपति चुनाव में जो रहा है, संसद में जो हो रहा है, तो सब हम लोग लगातार देखते रहे कि किस तरीके से यहाँ खेल करते हैं। वोट लेके आते हैं, किस पार्टी से शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद जो है चीजें बदल जाती हैं। तो देखिए, वोटिंग तो शुरू हो गई। अब इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि जो अन्य सांसद है 40, एक तो इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए है, और अन्य भी है जो दोनों में से किसी गठबंधन में नहीं है। ऐसे 40 सांसद, तो 40 सांसद किस तरफ जाएंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसमें बीजेडी वाले भी है, आखिरी समय में फैसला बदल सकते हैं वो, कोई ऐसा नहीं है कि आखिरी समय में फैसला बदलेंगे तो कोई परेशानी हो जाएगी। और जब व्हिप जारी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर, अब एक और देखिए खबर आ रही है कि ये जो दो सांसद हैं, अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा, वो वोट नहीं डालेंगे। एक निर्दलीय सांसद है सरबजीत सिंह खालसा, और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह, उन्होंने बहिष्कार किया है वोट का, कि हम वोट नहीं डाल। हालांकि कहा जा रहा था कि वो जो है उनके जो खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह जो गिरफ्तार है, और वो वहाँ जेल में है आसाम में, उनको बैलेट पेपर भेजा गया है, लेकिन अब वो बहिष्कार कर दिया है। इसके अलावा रशीद इंजीनियर जो कश्मीर से सांसद है, वो तिहाड़ जेल में बंद है। कहा जा रहा है कि उनको लाया जाएगा और वो भी वोट करेंगे। सुदर्शन रेड्डी जो है, बी सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जो एक्स जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट दें। अब अंतरात्मा कितने लोगों के पास है, अंतरात्मा कितना काम करती है, ये आप सबको पता है। प्रधानमंत्री ने वोट डाल दिया है,
और वाईएसआर के चीफ जगन मोहन रेड्डी को कांग्रेस ने कहा है कि ये विश्वासघाती और ये आंध्र प्रदेश के लोग आंध्र प्रदेश के हितों की बजाय सीबीआई मामलों के डर से आरएसएस उम्मीदवार का समर्थन करके उनके विश्वासघात को नहीं भूलेंगे। तो ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस नेता की तरफ से। ये जो वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी है, उनके नेता, उनके सांसद जो है वो पी सुदर्शन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश से है, उनको वोट नहीं दे करके प्रदेश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो ये सब चीज आती है। लेकिन राजनीति में प्रदेश कुछ होता है, सबका अपना अपना हित होता है। जहां जो हित सब सचता है, कभी भाषा से हित सचता है तो भाषा पे प्रवचन देने लगते हैं, धर्म पे हित सचता है तो धर्म पे प्रवचन देने लगते हैं, जाति से हित सचता है तो जाति पर प्रवचन देते हैं, संविधान से हित सचता है तो संविधान की बात करते हैं, पैसे से हित सचता है तो कुछ और बात करने लगते हैं। यही हम लोगों ने देखा है। अंतरात्मा, नैतिकता, संविधान, सिद्धांत, ये सब गए जमाने की बात है। संविधान से भी किस तरह से सांसद खेलते हैं, किस तरह से मंत्री खेलते हैं, किस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे लोग खेलते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। और कल जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कि एसआईआर में आधार कार्ड को दस्तावेज के तौर पे मानना होगा, 12वां दस्तावेज वो होगा। और ये भी कहा कि ये जो नागरिकता ढूंढ रहे हैं ना सबकी, नागरिकता कौन नागरिक है कौन नहीं है, ये आपका काम नहीं है, ये काम किसी और का है, उस पर छोड़ दीजिए। आप जो है वोटर आईडी कार्ड बनाइए और आधार कार्ड का वो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को मानिए, असली है कि नकली। अगर आपको लगता है तो अधिकारी को बोलिए जांच करे वो, और जांच करके वो फिर रिपोर्ट दे और बताएं और उनका नाम शामिल किया जाए। ये साफ साफ कह दिया है। ये भी कह दिया कि अब कोई तय सीमा नहीं है नाम डलवाने की। एक तो 1 सितंबर को जो चल करना था, फाइनल लिस्ट जारी करना था चुनाव आयोग के द्वारा, उसको कर दिया 30 सितंबर तक अब जारी करेंगे। और आगे अभी और फैसला आने वाला है, देखिए उसके बाद क्या होगा। लेकिन ये है कि जो बड़ा गुर्रा रहा था चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त को लग रहा था कि वो सबसे ऊपर हो गए, और जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन को उन्होंने धमकाया राहुल गांधी को, घोर असंवैधानिक और आपत्तिजनक। लेकिन अहंकार कुर्सी पे बहुत सर चढ़ के बोलता है। मैं भी कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे में भी अहंकार होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव आयुक्त क्या बकवास कर रहे हैं। लेकिन नागरिकों को अधिकार है, हम नागरिक के तौर पर। लेकिन वो जो संवैधानिक पद है वो नागरिक नहीं है केवल, उनको नागरिकों की के हित का ध्यान रखने के लिए बनाया गया। तमाम देश के नागरिकों के पक्षधर है, उनको होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि अपने व्यक्तिगत हित साधना के चक्कर में वो चाकरी करने लगते हैं, वो संविधान के प्रतिनिधि के तौर पे काम नहीं करते हैं। ये दुख की बात है। और इनका जो नाम आएगा ज्ञानेश कुमार जी को, जिनको आप कई साथी लिखते हैं ज्ञानलेस कुमार, ज्ञानलेस नहीं है, धूर्त किस्म के इंसान है। और वो चाटुकारिता चमचागिरी में इन्वॉल्व हो गए, इसलिए अपनी छवि खराब की। और देखिए 3 एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनके पास यह तक कोई भी अगर शिकायत आएगी तो आप निष्पक्षता से उसकी जांच करेंगे कि वो शिकायत में सच्चाई है या नहीं है। सच्चाई है तो उसको कंफर्म करेंगे, गलत है तो उसको खारिज करेंगे। लेकिन आप जब मांग रहे हैं हलफनामा दीजिए, तो एक ने तो कहा, एक एक्स चीफ कमिश्नर ने, कि हलफनामा देना चाहिए उनको ही कि कोई गड़बड़ी नहीं है वोटर लिस्ट में। तो आप तो कह रहे हो कि 5 से 10% की गड़बड़ी हो सकती है। तो आप गड़बड़ी कर सकते, लीडर ऑफ अपोजिशन गड़बड़ी नहीं कर सकते। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। और तो इसलिए देश में जो चल रहा है उसको ठीक किए जाने की जरूरत है। और देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है, शाम में हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।